नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बढ़ते अपराधों, महिलाओं की सुरक्षा और नशे की रोकथाम जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा के गृह सचिव, डीजीपी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को फटकार लगाई और बेलगाम हो रहे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सीएम के निर्देश के बाद अपराध रोकने में कितनी कामयाबी मिलेगी और देर रात हुई बैठक में क्या निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं, ये सवाल है। तो कानून व्यवस्था को लेकर जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार 3 राउंड अप में आ रही है तो कहीं ना कहीं सजा गया। हालांकि 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें, 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें, तुलनात्मक अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं 24 में बेहतर हरियाणा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद बढ़ते नशे को देखते हुए प्रदेश में पूरी तरह से सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो, युवाओं के विरुद्ध अपराध हो या फिर किसी भी तरह के अपराध, उन्होंने जीरो टॉलरेंस अपराध के लिए लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि किसी भी सूरत में ना तो अपराधी बख्शे जाएंगे और ना ही अपराध करने वाले और उनको सहयोग देने वाले। अब सीएम की इस बैठक के बाद कितना लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा, किस तरह की परिस्थितियां अब हरियाणा में देखने को मिलेंगी और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स की अगर तुलना करें तो क्या कुछ परिवर्तन आने वाले समय में हरियाणा में ड्रास्टिक चेंज होगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ में चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कानून व्यवस्था प्रदेश में हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव कभी नजदीक हो तो विपक्ष इसे अपना सियासी हथियार बनाने में देर नहीं लगाता। अभी प्रदेश में चुनाव तो नहीं है, पर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो मुख्यमंत्री भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने बीती रात चंडीगढ़ में गृह सचिव, डीजीपी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा फील्ड के बड़े पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। सीएम ने बैठक में साफ साफ कह दिया कि जो जरूरी समझो करो, सरकार आपके साथ है, पर ध्यान रहे कि अपराध बढ़े नहीं, अपराधियों में खौफ पैदा कर दो। करीब 4-4.5 घंटे चली इस मीटिंग में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर उसको बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है और सीएम साहब ने बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत ही गंभीर है। पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। वो खुद भी इलाके में निकलें, टूर करें, पब्लिक के सामने दिखें, थानों में मौजूद रहें, थानों की भी विजिट करें, औचक निरीक्षण भी करें, पब्लिक के साथ जुड़ें और पब्लिक के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी जोर दिया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा धारदार मुद्दा रहा है जिस पर विपक्ष ने पिछली सरकारों को हमेशा निशाने पर रखा। अब भी कमोबेश कुछ वैसे ही हालात हैं। कोई भी मामला हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं, चाहे वो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम है या पॉक्सो है या एनडीपीएस है या साइबर क्राइम है, इन सभी पे चर्चा हुई और मैसेज बस ये है कि हमने बहुत सख्ताई से इस तरह के जुर्म, इस तरह के क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करनी है, जीरो टॉलरेंस रहनी है। और हाँ, हमारी पुलिस फोर्स में भी अगर कोई कमी नजर आती है, अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए शराब पिए हुए पाया जाता है तो उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। बिकॉज पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और हरियाणा की पुलिस है भी एक डिसिप्लिन फोर्स। देर रात तक चली बड़े पुलिस अफसरों की बैठक में सीएम ने सख्त लफ्जों का भी इस्तेमाल किया और पुचकारा भी सही, मैं नहीं जानता, अपराध रुकने चाहिए।
बदमाशों को खदेड़ दो, फ्री हैंड मिला है तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, व्यापार और उन्नत कृषि का दौर चल रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, इसलिए अगर अपराध और अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जाती तो हरियाणा को बहुत नुकसान हो सकता है। फिर वही सियासी तोहमत कि हरियाणा में बिहार जैसा जंगल राज हो गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सीएम की इस बैठक के बाद, बड़ी बैठक के बाद कितना हरियाणा में परिवर्तन आएगा, और जो सवाल लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाता रहा है, क्या उसमें अब पूर्ण विराम लगेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद, देर रात हुई बैठक के बाद, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या कुछ खास रहा, क्या निर्देश दिए गए, और इसका इम्पैक्ट पर भी हम चर्चा करें। उससे पहले ये जान लें कि सीएम ने बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए हैं। देखिए सौरभ, सीएम के निर्देश, आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने, आप देखिए, रात को मीटिंग बुलाना और 4.5 घंटे मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, सारे पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर, कितनी भारी भरकम फोर्स थी। 4.5 घंटे तक, देर रात तक अगर मीटिंग चली है तो मुख्यमंत्री और सरकार, मेरे को लगता है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर चिंतित हैं। आपको बता दूं, पिछले 25-30 साल की राजनीति हरियाणा की देखें, परंपरागत मुद्दे रहे हैं, जैसे बिजली पानी की कमी, उसके अलावा एसवाईएल एक मुद्दा रहता था, लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा। पिछली 25-30 साल की सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा किसी भी सरकार के लिए हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। बिल्कुल। अभी इस सरकार को करीब 9-10 महीने हुए हैं, अभी सरकार ने काम करना ही शुरू किया है, लेकिन अचानक ऐसा स्पर्ट हो गया, स्पर्ट जिसमें हम कहते हैं उफान, जिस तरीके से अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से लूटपाट हो रही है, महिलाओं पर छेड़छाड़ है, रेप केसेस है, वायलेंस है, एक्सटोर्शन कॉल्स हैं, बहुत सारी। होम सेक्रेटरी ने खुद अभी इस रिपोर्ट में बताया है कि जो कुछ हो रहा है उन्होंने उस पर रोशनी डाली है। इसी वजह से मुख्यमंत्री चिंतित है, सरकार चिंतित है। अभी सरकार को सिर्फ 9-10 महीने हुए, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी अगर सरकार की साख पर थोड़ा सा कोई बट्टा लगता है, नुकसान होता है, सरकार के खिलाफ थोड़ा सा, वो एंटी इनकम्बेंसी हमने 5 साल चुनाव से पहले देखी थी, 5 साल की, लेकिन अब अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर है जिसका मुख्यमंत्री, सरकार खुद संज्ञान ले रहे हैं, शायद ये मीटिंग प्रपोज नहीं थी, मेरे को लगता है ये अचानक आनंद फानन में हुई, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री ने इंतजार किया होगा डीजीपी साहब का या पुलिस फोर्स का। एक बड़ा वाजिब सवाल सौरभ ये है, हरियाणा में बदमाश कितने होंगे? 4 दर्जन, 5 दर्जन, 100-150, लेकिन पुलिस तो 50,000 है, जिसमें ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पदों पे, डीजीपी लेवल के कई अधिकारी हैं, एडीजीपी लेवल के हैं, आईजी हैं, एसपीज हैं, डीएसपी हैं। 50,000 की हरियाणा पुलिस की फोर्स है, पूरी तरह वेल इक्विप्ड है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार है, गाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर 50-100 बदमाश सरकार की नाक में दम कर दे तो समझा जा सकता है कि संज्ञान लेना जरूरी था। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मीटिंग में सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया, पुचकारा भी सही कि मैं आपको फ्री हैंड देता हूं, मैं आपके साथ हूं, पर मेरे को रिजल्ट चाहिए। फ्री हैंड दे रहा हूं पर मेरे को रिजल्ट चाहिए, एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। ठीक है, ठीक है। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, डीजीपी पर है, उनके ऑफिसर्स पर है और जवानों पर है। अगले 15 दिन, महीने में पता लगेगा हरियाणा पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, नाक कट रही है या नाक बचा दी जाएगी। बिल्कुल। महेश, हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ज्वलंत रहा है, जिस तरीके से हम चर्चा भी अक्सर करते रहे हैं। मनोहर सरकार के बीते चैप्टर को हम उठाकर देखें, 2022-23 में भी तो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा था लॉ एंड ऑर्डर, और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी कई बार चौंकाने वाली आई थी। अब अगर बात की जाए तो सीएम सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक की, अचानक से बैठक किया जाना क्या संकेत देता है, और साथ ही फ्री हैंड दिया गया है पुलिस को, कितना परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? क्या कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा? महेश, देखिए, फ्री हैंड इसलिए दिया जाता है कि कहीं पुलिस ये ना कहे कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं वो कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं। लगातार इसी तरह का संदेश जो है सरकार पुलिस को दे रही है कि आप आगे बढ़िए, मुस्तैदी से काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पुलिस की अगर कार्यशैली को देखने समझने की कोशिश की जाए तो साफ तौर से बात मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में आज अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। और यमुनानगर के इलाके में जिस तरीके से हमने देखा कि शराब के ठेके जो है सरकार
सरकार नीलामी नहीं करवा पा रही थी, और भी कई जिलों में ऐसा हुआ कि जहां शराब के ठेकों की नीलामी ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। और अलग अलग जिलों में अगर परिस्थितियों को देखने समझने की कोशिश की जाए तो क्राइम उफान पर है। और मुख्यमंत्री का कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे होंगे कि हरियाणा के अंदर अपराधियों को मैं रहने नहीं दूंगा, हरियाणा अपराध मुक्त होगा। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से अपराध मुक्त हो जाएगा हरियाणा? अभी मुझे लगता है कि एक बड़े परिवर्तन की हरियाणा पुलिस को जरूरत है। अपग्रेडेशन अच्छा खासा किया गया है, 112 का जो टेक्निकल अपग्रेडेशन किया गया, जीपीएस लगाए गए, महत्वपूर्ण ये भी था कि रिस्पांस टाइम घटाया गया, बड़ी संख्या में गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट किया गया, जीपीएस लोकेशन जो है जानने की कोशिश की गई, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया गया, रिस्पांस टाइम जो है वो काफी घटा दिया गया। देखिए, तकनीकी के आधार पर हरियाणा पुलिस ने बहुत अच्छा अपग्रेडेशन कर लिया है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को बिहार बनाना चाहती है नायब सरकार, क्योंकि लगातार अपराधी जो हैं वो बेलगाम नजर आ रहे हैं। पुलिस का जरा भी खौफ अपराधियों में नहीं रह गया है। और अब पुलिस को क्या करना पड़ेगा? दरअसल सबसे पहले तो नायब सिंह सैनी को एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक रीशफलिंग की जो जरूरत है वो यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि एक स्टैग्नेंट जो व्यवस्था है पुलिस की हो चुकी है। और पुलिस अगर पुलिसिया कार्रवाई यानी पुलिस का जो असल काम है वो अगर नहीं कर रही है तो फिर पुलिस क्या कर रही है वो समझा जा सकता है। तो एक स्टेबल जो व्यवस्था है वो पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कायम कर ली गई है। फिलहाल तो उन्हें अपनी अपनी जो डिप्लॉयमेंट की जो जगह है वहां से रिशफल करने की जरूरत है, ताकि नई जगहों पर उन्हें लोकेशनिंग दी जाए, ताकि वो अपराधियों के खिलाफ बेधड़क कार्रवाई कर पाए। यहाँ मुझे लगता है कि एक सेटलमेंट की जो स्थिति है वो अपराधियों के साथ देखने को मिल रही है। सेटलमेंट भी ऐसा कि जिसमें अपराधी जो है बेलगाम चल रहे हैं और पुलिस ऐसा लग रहा है कि नींद में सो रही है। वीरेन जी, यहाँ एक बड़े परिवर्तन की जरूरत सरकार के स्तर पर है कि वो जो है पूरा कंप्लीट रिशफलिंग उसकी की जाए। फिर चाहे डीजीपी की कुर्सी को लेकर भी अगर सवाल सामने खड़ा हो तो उसे भी तय करने की जरूरत यहाँ पर नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री करना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। और दूसरा पहलू मैं ये भी कहने की कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ पुलिस यहाँ पर नींद की अवस्था में नजर आ रही है, जो समाज की मानसिकता है उसमें भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जिस तरीके से अगर बीते दिन की बात की जाए तो नारनौंद के पास में स्कूली बच्चों ने ही अपने प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। और आज जब एसपी ने चारों की गिरफ्तारी 24 घंटों के भीतर कर ली गई है, चारों नाबालिग आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब कारणों को समझने की कोशिश की गई तो पता लगा कि सोशल मीडिया पर जो रील्स पोस्ट हो रही हैं जिसमें अपराधी जो है एक डॉन की तरह नजर आते हैं, पुलिस का काफिला उनके आगे पीछे नजर आता है, सुरक्षा में जो है बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो पुलिस सुरक्षा में घूमते नजर आते हैं, और जो गन्स के साथ जो है आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां नजर आती है। तो एक महिमा मंडन जो है वो बदमाशों का देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से काफी ज्यादा इंस्पायरेशन जो है इन युवाओं में देखने को मिल रही है। हिसार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 रोज पहले यहाँ डीजे चलाने को लेकर पुलिस के कर्मचारी को ही पीट दिया गया था, और उसके बाद जो है एक युवक की मौत की घटना भी सामने आई थी जिसमें पुलिस को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया गया था। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास महेश। इस बीच वीरेन जी, क्या कुछ लगता है इस बैठक के बाद? बड़ी चुनौतियां हैं, महेश ने भी जैसे जिक्र किया, देवेंद्र भी बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमेशा से हरियाणा में बड़ी रही है। बीती रात इस बड़ी बैठक के बाद, उच्च स्तरीय बैठक के बाद कितनी उम्मीद की जा सकती है, कितनी कामयाबी हरियाणा पुलिस को मिलने वाली है, कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, हरियाणा सरकार की नीति स्पष्ट है। अब देखिए, बिल्कुल जिस तरह का समाज शास्त्र है, जिस तरह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, नैतिकता गिर रही है, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन क्या पुलिस इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है? देखिए, सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, नशा खुलेआम बिक रहा है, कई तरह के मामले सामने आए हैं, सट्टा और जुए की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो मतलब पुलिस की तरफ से प्रयास करने के बावजूद ये सब हो रहा है। और देखिए, बड़े ईमानदार डीजीपी हैं, इसके बावजूद जो पुलिस तंत्र है, क्या पुलिस तंत्र भी उतना ईमानदार है? तो पुलिस और जो माफिया का गठबंधन है, इसे भी तोड़ना होगा। देखिए, सभी पुलिसकर्मी जो है वो एक जैसे नहीं होते, लेकिन पुलिस तंत्र में भी ऐसा कहीं ना कहीं दोष है। तो इस अपवित्र गठबंधन को भी तोड़ना होगा।
और एक जो समाज की मानसिकता है, जो समाज में जो कृतियां आ रही हैं, जिस तरह से युवा वर्ग का हमारा बिल्कुल ठीक बात है कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपराध की ओर बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। जो हरियाणा में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। हरियाणा पहले ऐसा नहीं था, अब हरियाणा में अपराधी भी बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो अपराधियों पर नकेल कसी जा चुकी है, लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है? जो उत्तर प्रदेश के अपराधी थे वो हरियाणा में उनके लिए शरणगाह बनी हुई है। तो इसलिए हरियाणा में अब ज्यादा कार्रवाई की आवश्यकता है। हरियाणा में मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन जिस तरह की हमारे यहाँ की व्यवस्था बनी हुई है, हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता जिस तरह से है, उससे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें समाज की भी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन समाज में जिस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसकी प्रवृत्ति की तुलना में पुलिस को जिस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने की आवश्यकता है, उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। तो उस दिशा में जितना काम होना चाहिए था, लगता है उस दिशा में उतना काम नहीं हुआ है। और ये देखिए, जिस तरह गुरुग्राम हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब जिस तरह से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई, विपक्ष को भी मुद्दा मिला है और वास्तविकता भी है। तो ऐसे में सरकार को अपने स्तर पर सजग तो रहना ही है, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है, ताकि सरकार समर्पण भी मुद्रा में दिखाई ना दे और विपक्ष को तो अवसर मिलता ही है। देखिए, कानून व्यवस्था हमेशा चिंता का विषय रहा ही है, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी सरकार में ऐसी कल्पना नहीं की जाती। तो अपराधी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार को सजग रहना है। सरकार ने बैठक बुलाई है, कल रात को 4 घंटे तक मंथन किया है, लेकिन ऐसी ही गतिविधियां जिला स्तर पर भी होनी चाहिए। हर जिले के स्तर पर जो है अलग अलग ऐसी बैठकें होनी चाहिए। जितने मामले हैं, ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। और ये सारी स्थिति कब में सुधार होगा? जबकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जवाबदेह होंगे, उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनके लिए जो आधुनिक सुविधाएं हैं और वो भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। उनकी काम की दशा के उनको सुविधाएं मिले, उनमें काम के प्रति आकर्षण पैदा हो, ये सब बातें चिंता करनी होगी। और ये देखिए, विपक्ष को तो अवसर मिल रहा है, और जितनी भी घटनाएं हुई हैं हरियाणा के अंदर, पहले ऐसी हुई नहीं है, और इसलिए सरकार चिंतित है। चिंतित होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए, जो ईमानदार अधिकारी है उनको पुरस्कृत किया जाए, और जो ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, जो उतनी गंभीरता से नहीं लेते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी संदेश जाए कि सरकार सजग है और उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, क्या सिस्टम में जिस ट्रांसपेरेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि माफिया और कुछ पुलिसकर्मियों में गठजोड़ भी होता है, उसको बैरियर को भी तोड़ना होगा सरकार को। ट्रांसपेरेंसी कितनी संभव देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने क्या कुछ नजर आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, जिसके चलते अपराधी बेलगाम हो रहे हैं? देखिए, सरकार को अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने प्रयास होने चाहिए उस तरह की पारदर्शिता भी नहीं है। अब देखिए, कई राजनीतिक हस्तक्षेप तो रहता ही है, चाहे पहले की सरकारें रही हैं और अब भी है। इसे पर तो अंकुश लगाया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अधिकारियों की तैनाती है, जो उनको तैनाती का जो मापदंड है, जो उसके नियम बनाए जाने चाहिए, जो नियम तो बने हुए हैं, जो पुलिस के रूल्स बने हुए हैं, उनका ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता। और ये भी स्थिति बनी हुई है कि क्या हम उनकी जवाबदेही तय की है? अब चाहे हम महिला पुलिस है, चाहे वैसे पुलिस बल है, उनको सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। ये नहीं कि उनको सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उन पर काम की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और राजनीतिक संरक्षण समाप्त होना चाहिए। देखिए, जो भी पोस्टिंग होती है, सबको मालूम है कि राजनीतिक प्रेरित होती है, तबादले सिफारिशें चलती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का फ्लाइंग स्क्वाड है, क्या अब तो मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के पास और विभाग भी है, लेकिन कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर यहाँ का माहौल सुरक्षित नहीं होगा, तो यहाँ उद्योग धंधे स्थापित नहीं होंगे। और जिस तरह से फिरौती की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों में दहशत का माहौल है, तो व्यापारियों में भी आत्मविश्वास बहाल करना होगा। और ये जिला स्तर पर ही जो है अधिकार भी देने पड़ेंगे, और जिला स्तर पर भी प्रशासन को भी, पुलिस को भी चौकस रहना होगा, और जो भी अपने आप के चिन्हित जो गिरोह हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और गंभीरता के साथ, ताकि जनता को लगे इसकी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। अभी तक देखिए, मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया है, इसका क्या परिणाम निकलता है, जो नीचे के अधिकारी हैं कितनी गंभीरता दिखाते हैं, तो ये एक बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में हमें क्या परिणाम दिखाई देते हैं। बिल्कुल।
देवेंद्र, अब सवाल यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अगर तुलना की जाए बीते साल और उससे पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो क्या कहती है रिपोर्ट्स? हरियाणा किस स्तर पर पहुंच चुका है अपराध के मामले में, कानून में कार्रवाई के मामले में? देखिए सौरभ, अगर ये इस सरकार के कार्यकाल से पहले देखें तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की है, देखिए अपराध तो होता है। एक एसपी आलोक मित्तल थे यहाँ पानीपत, अब तो बड़े अधिकारी हैं वो, उनका ये कहना था कि हम क्राइम को खत्म नहीं कर सकते, हम क्राइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्राइम अगर नहीं होता तो फिर पुलिस की जरूरत क्या थी? क्राइम को हम कम कर सकते हैं, क्राइम को हम खत्म नहीं कर सकते। ये एक समझदार पुलिस है। दूसरी बात, अभी मेरी किसी से बात हुई थी कुछ दिन पहले, एक पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि पहले वाली पुलिस कहां है अब? पुलिस से लोग अब डरते नहीं, क्योंकि रिवॉल्वर आ गई, संसाधन हो गए, गाड़ियां हो गई, अप्रोच हो गई, पैसा हो गया, तो अब पुलिस से लोग डरते नहीं। ये भी बात है। अब ट्रैफिक पुलिस जब चालान करती है, मैंने खुद देखा है, कई लोग गाड़ी दौड़ा लेते हैं, गाड़ी नहीं रोकते। बाइक है, अगर कोई पुलिस कर्मचारी कोई बेढंगी चला रहा है, गैर कानूनी तरीके से चलाता है, तो उसकी गाड़ी को रोक के चाबी निकालते हैं, तो झगड़ा कर लेते हैं लोग, फोन लगा देते हैं कान पे, लो इससे बात करो। तो मतलब पुलिस का पहले जैसा रुतबा नहीं रहा, पुलिस की भी मजबूरी है। दूसरा, फिर जो वक्त है, जो असर है, जो समय चल रहा है, पुलिस में भी वो बुराइयां आई हैं। तीसरी बात, बहुत सारे पुलिस प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट की बात करता हूं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये 6 जिले यूपी से लगते हैं, हरियाणा के यमुना से सटे 6 जिले। हर पुलिस अफसर ये कहते हैं कि यूपी के नजदीक होना, जो सीमावर्ती इलाके हैं, हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहा है, क्योंकि यूपी के छोटा बड़ा अपराध करने वाले, या जो फैक्ट्री एरिया है यमुनानगर में, पानीपत में, सोनीपत, फरीदाबाद में, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो कई क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। यूपी में क्राइम किया आके यहाँ नौकरी करते, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए रहा है। तीसरी बात, पानीपत की बात करता हूं, एक डीएसपी ने मेरे को ये कहा था ऑफ द रिकॉर्ड, क्या करे, वो पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार निष्ठावान, उसका नाम भी बोलता था, वो कहते जी पानीपत में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, लेकिन पुलिस कर्मचारी ही मददगार है, क्योंकि उनका अपना लालच है, उनके अपना नेटवर्क है। तो इस तरह की चीजें हो रही है। पुलिस पहले वाली नहीं रही, लेकिन जो वक्त चल रहा है, जो बुराइयां आई हैं, पैसा आया है, वेपन्स आ गए हैं, ये सोशल मीडिया को देखकर ही विलेन बनना, रुआब जमाना, कई लोग तो पानीपत में ऐसे सौरभ पकड़े जाते हैं, बहुत सारे केस, सिर्फ अपना दोस्तों पर रोब जुमाने के लिए वो चीजें बढ़ रही हैं, पिस्टल खरीद रहे हैं, यूपी से जो आते हैं पिस्टलें खरीद लेते हैं सिर्फ रोब वाब के लिए। ये नया शौक पैदा हो गया वेपन्स का। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिस वजह से पुलिस के लिए भी चुनौतियां पैदा हो गई है। महेश, कैसे पार पाया जाए इन चुनौतियों से? क्या मौजूदा सैनी सरकार में जो मौजूदा पुलिस है वो पूरी तरह से सक्षम है? पावर्स तो पुलिस की बहुत वास्ट हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इंप्लीमेंटेशन उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, ईमानदारी की कमी पुलिस में देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा सैलरीज दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो भ्रष्टाचार है वो लगातार पुलिस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले में भ्रष्टाचार की जो असलियत है वो सामने आती है, और बाद में जब समझने की कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट कैसे हुआ, तो पता लगता है कि एक मोटी रकम की अदायगी की गई थी और उसके बाद मामला जो है सेटल कर दिया गया। और आपको अनेकों मामले ऐसे सुनने को मिलेंगे जहाँ पुलिस के आईओ से लेकर और बड़े से बड़ा अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व है। काफी सारे जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एसआई, एएसआई, उस स्तर के कर्मचारियों को पकड़ने की कोशिश भी लगातार की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, और बावजूद इसके एक स्टैग्नेंट स्थिति का जो मैं जिक्र कर रहा था वो पुलिस में इस वक्त बनी हुई है। बड़े पैमाने पर फेरबदल की जरूरत है। यहाँ पर जो नेक्सस यहाँ पर बिल्ड हो चुका है, अपराधियों के साथ जो सेटलमेंट हो चुकी है पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी अगर उस इलाके से उन्हें उखाड़ कर हरियाणा प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में भेज दिया गया। तो जब तक वो सेटलमेंट करेंगे तब तक जो है पुलिस की स्थिति जो है बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी एक स्टैग्नेंट जो स्थिति है उसका फायदा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उठा रहे हैं, क्योंकि अब अपराधियों के साथ गठजोड़ जो है वो पुलिस के निम्नतम स्तर से लेकर और अधिकतम स्तर के जो अधिकारियों का है वो देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फेरबदल की जरूरत यहाँ पर हरियाणा पुलिस में देखने को मिल रही है। फिर चाहे डीजीपी की भूमिका को भी नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
अपराधी अगर बेलगाम हो रहे हैं, उनके मन से अगर पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, पुलिस एक तरीके से अपने रास्ते से भटकती हुई नजर आ रही है, तो फिर ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो अपनी जिम्मेदारी को तय करें और उसके बाद वो जिम्मेदारी निम्नतम स्तर तक लाने की जो कोशिश है वो की जाए। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, संविधान के हिसाब से देखें, क्या बड़ी चुनौती, डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें, क्योंकि देवेंद्र ने भी एक बहुत अच्छी बात कोट की। उन्होंने कहा कि सिफारिशें आ जाती हैं कि हमारा है, लो जी फ़ोन कर लेते हैं, छुड़वा दो जी, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ कट जाते हैं। उसमें क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो? शॉर्ट में सर। देखिए, लोगों में कानून का भय होना चाहिए, लोगों में कानून का भय नहीं है। और देखिए, पुलिस भी बेलगाम है। देखिए, जब अनिल विज गृह मंत्री थे तो अनिल विज के रहते हुए पुलिस में कितना खौफ था। पुलिस कर्मचारी भयभीत और आतंकित रहते थे। जहां से अनिल विज गुजरते थे वहां के पुलिस थाने चौकस हो जाते थे। क्या आज वैसी स्थिति है? तो ये ठीक है कि पुलिस के अंदर भी बदलाव की आवश्यकता है। अब देखिए, पुलिस में सभी ईमानदार नहीं है और यही पुलिस बल से काम लेना है। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों में भी ये भय स्थापित होना चाहिए कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए, जो भी अगर एंटी करप्शन ब्यूरो भी बना तो उसमें कौन लोग हैं? पुलिस के ही लोग हैं। लेकिन पुलिस पर कैसे अंकुश लगेगा? तो ये बात है कि पुलिस पर जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और इसमें मामले में मुख्यमंत्री को भी इस मामले में सजग और सतर्क रहना है और उन्हें उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता जो कानून व्यवस्था है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़े स्तर पर परिवर्तन की जरूरत है। सीएम के निर्देश के बाद कितना परिवर्तित होगा हरियाणा, लॉ एंड ऑर्डर में कितनी सख्ती आएगी और कितने अपराधियों में खौफ बैठेगा, ये देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।